Hello students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. Dear students, जैसे कि आप लोग जानते ही हो ऑलरेडी कि हमने स्टार्ट कर लिया था हमारा चैप्टर जो कि है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और एटम्स और मॉलिक्यूल चैप्टर में हम लोग अभी तक पढ़ चुके थे टिल डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. डियर स्टूडेंट, हमने पढ़ा था कि डाल्टन जो है उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे थे जिनमें से कुछ पॉइंट्स तो सही थे लेकिन कुछ गलत थे, जिनके मैंने आपको ड्रॉबैक्स भी बता दिए थे. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आज जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसके कुछ एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन, और मैं अच्छी तरह से आपको इंटेक्स क्वेश्चन समझाऊंगी एनसीईआरटी के. उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक. ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन. ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट हमसे कहता है इन एन रिएक्शन 5.3 gram of sodium carbonate reacted with 6 gram of acetic acid. The products were 2.2 gram of carbon dioxide and 0.9 gram of water and 8.2 gram of sodium आपका. ठीक है, तो अब देखो डियर स्टूडेंट, हम लोगों को क्या शो करना है कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ये एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं. भाई इसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, मैंने कल अच्छी तरह समझाया था ना कि भाई जो एक केमिकल रिएक्शन होता है उसमें ना तो आपका मास क्रिएट होता है और ना ही मास डिस्ट्रॉय होता है. यानी कि एंटोइन एल लिवोसियर के हिसाब से ये चीज़ तो इतनी तो सब बच्चों को क्लियर होगी कि भाई रिएक्शन के बाद ही मास सेम होना चाहिए, और अगर इसमें हम लोग दोनों का सम अप करेंगे और अगर मास इक्वल आएगा तो इसका मतलब ये प्रूव्ड है. ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा. एक मिनट डियर स्टूडेंट, हम लोग एक स्क्रीन लेते हैं. ठीक है, तो जहाँ पे आप लोग को अच्छी तरह से मैं बता सकूँ मैं जूम कर लेती हूँ ताकि आप लोग देखो. हाँ, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग आ चुकी हूँ. अब देखो सबसे पहले एक मिनट. हाँ, अब देखो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग कलर ले लेते हैं ठीक सा, वाइट ब्लैक लेते हैं. ठीक है, हम लोग करेंगे सम ऑफ रिएक्टेंट्स. ठीक है, जो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं उनका सम क्या है, सबसे पहले वो चीज़ देखते हैं. देखो रिएक्टेंट है आपके सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड, तो 5.3 प्लस 6 ग्राम जिसको हम लोग लिखेंगे 6.0, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 3.11 ग्राम्स. यानी कि रिएक्टेंट्स का सम तो आ रहा है 3.11 ग्राम. अब देख लेते हैं क्या प्रोडक्ट्स का भी सम इतना ही आ रहा है, और अगर दोनों का सम सेम होगा तो इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये एग्री करते हैं. ठीक है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स का सम क्या है आपका, यहाँ पे था कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम प्लस वाटर 0.9 ग्राम, सोडियम एसिटेट जो आता था 8.2 ग्राम. ठीक है, तो जब आप इन सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 9 + 2 कितना होता है 11, 11 + 2 कितना होता है 13, 13 का 3 इधर 1 ऊपर कैरी, 1 + 2 3, 3 + 8 11, तो इसका मतलब ये भी 11.3 आ रहा है. और जब दोनों 11.3 आ रहे हैं तो मैम हम डिस्कस क्यों करें, हमें समझ में आ गया कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये जो है एग्री करता है, ये जो ऑब्जर्वेशन है ये एग्री करती है. ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट. आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर मैं ये डिलीट कर लेती हूँ. तो यस डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड रेशियो ऑफ 1:8 by mass to form water. Okay, what mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 gram of oxygen gas? अब डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या पढ़ा था मैंने डेफिनेट प्रोपोर्शन में आपको कि भाई डेफिनेट प्रोपोर्शन हमेशा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की गैस जब वाटर बनाएंगे तो 1 पार्ट हाइड्रोजन का लगेगा और 8 पार्ट्स ऑक्सीजन का लगेंगे. यहाँ पे हमें दे रखा है कि 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन है, यानी कि ऑक्सीजन को उतना ग्राम होना पड़ेगा जिससे कि हमारा जो रेशियो है वो 1:8 है. तो इक्वेशन को जिस प्रकार बननी चाहिए है ना बच्चों, इक्वेशन को जिस प्रकार बननी चाहिए ना, अगर आप मैथमेटिकली निकालते हो तो इक्वेशन ऐसी बननी चाहिए दैट 3
डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू 1/8। ऐसी इक्वेशन ही तो बननी चाहिए, है ना। तो अब बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो x मल्टीप्लाई बाय 1, x इक्वल्स टू 3 इंटू 8 कितना होता है 24, यानी कि 24 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस चाहिए ताकि जो है ये सही प्रपोर्शन में आए। क्लियर हो गया ये। हमारी जो मैथ्स कहती थी ना, हमने वही चीज़ सेम चीज़ दिखाई है, इसमें कोई नया चीज़ तो करा नहीं है ना। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कौन सा जो पोस्टुलेट है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, वो क्या है, रिजल्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का रिजल्ट पूछा गया है ना, कौन सा पोस्टुलेट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। अब भाई देखो, डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन साहब एक चीज़ कहते हैं कि atoms are indivisible units and which cannot be created or destroyed in chemical reaction। भाई एक चीज़ तो इन्होंने गलत कही, एक चीज़ का मैंने आपको ड्रॉबैक बताया था कि भाई एटम से भी छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि एटम के अंदर है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूक्लियस। लेकिन दूसरी चीज़ जो इन्होंने इसके बाद कही थी, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, ये इन्होंने सही कही थी, है ना। हम लोग ना तो मास को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में, है ना। तो इसमें ये वाला पोस्टुलेट शो करता है। नेक्स्ट है, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब देखो दिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा बोला है एक चीज़, डाल्टन साहब जी ने एक चीज़ बोली है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन द गिवन कंपाउंड। और दूसरी चीज़ उन्होंने एक और बोली थी कि एटम्स कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। इसमें इन्होंने कहा कि होल, स्मॉल होल नंबर्स, लेकिन जो कंपाउंड बनाने के मेन चीज़ होता है कि वो कांस्टेंट प्रपोर्शन में लगते हैं। तो रेशियो इन दोनों में से जो है आपका एक पोस्टुलेट जो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का वही सही है। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि भाई इन दोनों में से कौन सा ऐसा पोस्टुलेट है जो कि इसको शो करता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को। तो मेरे को ये भी तो चेक करना है कि आप लोगों ने अभी तक मेरे से क्या क्या सीखा, बिकॉज प्रीवियस वीडियो में मैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बहुत अच्छी तरह समझा चुकी हूँ। और अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो ये जो क्वेश्चन है ये तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इन दोनों में से मैंने आपको 50-50 लाइफलाइन दे दी है, ठीक है। एटम्स कंबाइन इन रेशियो टू ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, या द रिलेटिव नंबर एंड द काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन द गिवन कंपाउंड। इन दोनों में से मेरे को बताइए कौन करेक्ट आंसर है इस लास्ट वाले इंटेक्स क्वेश्चन का। आंसर मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, बट उससे पहले मेरे को आपके रिस्पॉन्सेस चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, व्हाट इज एटम। इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को, ठीक है। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ मैसन बिल्डिंग वॉल्स? From these walls a room and then collective of rooms form a building. What is a building block of a huge building? What about same building block of the ant hill? It is a small grain of sand. Similarly, the building blocks of all matter are atom. तो देखो डियर स्टूडेंट, जब आप एक मकान बनाते हो सबसे पहले क्या डालते हो, उसमें ईंटें डालते हो ना। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब बिल्डिंग किससे बनी, छोटे छोटे ब्रिक्स से। बट उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपके कहीं ना कहीं एक आंट हिल की, जो आंट अपना कभी कभी घर बनाती है, आपने देखा होगा ना, तो वो किससे बनता है, वो एक छोटे से सैंड के टुकड़े से बनता है। इसी प्रकार सारे मैटर जो है स्मॉलेस्ट यूनिट से बनते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एटम, हमारा प्यारे एटम्स, ठीक है, जो कि आपको अभी बहुत सताएंगे क्लास 11th-12th तक, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हाउ बिग आर एटम, कितने बड़े होते हैं आखिर ये एटम, ये भी जान लेते हैं। एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विथ। तो डिस्टेंस जो एटम्स है ना, वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि कोई भी चीज़ जो हम इमेजिन या कंपेयर कर सकते हैं, है ना। आप लोग कहोगे मैम आंट से भी छोटे होते हैं, हाँ बिल्कुल छोटे होते हैं, बल्कि आंट के जो सेल्स हैं वो भी एटम से बने हैं। अब आप बोलोगे मैम इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, हाँ कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज एटम का साइज़ डियर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा छोटा होता है। एटम्स बिल्कुल विजिबल नहीं होते नेकेड आई से। इवन आप माइक्रोस्कोप जो होते हैं जिससे आप बायोलॉजी में सेल्स वगैरह देखते हैं, आपको एटम फिर भी नहीं दिखेगा, इतना छोटा होता है एटम। उसके लिए इतने हाई स्टैंडर्ड बिल्कुल माइक्रोस्कोप चाहिए होते हैं जिससे एटम दिख पाए, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है,
More than a millions of atoms when stacked together would make a layer barely as thick as a शीट ऑफ पेपर. अब एक शीट ऑफ पेपर बनाने के लिए आपको मिलियंस एटम्स लगेंगे. जब उनको आप एक साथ लगाओगे तब आपको एक शीट ऑफ पेपर जितना थिक वो दिखेंगे, तब वो एक लेयर बनाएंगे. एटॉमिक रेडियस इज मेजर इन द नैनोमीटर. अब जो एटम्स है ना डियर स्टूडेंट, उनका जो रेडियस होता है, एटॉमिक रेडियस, वो जो है मेजर करा जाता है नैनोमीटर में. 1/10⁹ मीटर इक्वल्स टू 1 नैनोमीटर. इतना तो उनका साइज़ होता है. उनका साइज़ रेडियाई में नापा जाता है डियर स्टूडेंट. इतने छोटे वो होते हैं. ठीक है, नैनोमीटर. कैन यू जस्ट इमेजिन नैनोमीटर. 1/10⁹ मीटर इक्वल्स टू 1 नैनोमीटर. सो 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁹ नैनोमीटर्स. तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा छोटे होते हैं ये. रिलेटिव साइज कितने क्या क्या हो सकते हैं देखो. रेडियाई इन मीटर. अब देखो सबसे पहले 10⁻⁻10 एटम ऑफ हाइड्रोजन सबसे छोटा, उसे 10⁻⁹ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 10⁻⁻8 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, 10⁻⁻4 ग्रेन ऑफ सैंड, 10⁻⁻3 आंट, 10⁻⁻1 एप्पल. तो भाई एटम तो कभी नहीं दिखने वाले, है ना, वो तो भूल जाओ. ठीक है, ठीक है. तो ये नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है यहाँ पे वी माइट थिंक दैट इफ एटम्स आर सो इनसिग्निफिकेंट इन साइज व्हाई शुड वी केयर अबाउट देम. अब आप लोग सोचो, ये तो बिल्कुल मैं 100% बोल रही हूँ. आधे ज़्यादा बच्चों में ये क्वेश्चन आया होगा कि जब एटम्स हमें दिखते ही नहीं है, जब वो इतने इनसिग्निफिकेंट है अपने साइज़ को लेके, तो हम उन एटम की चिंता क्यों करें, हम क्यों पढ़ें एटम्स के बारे में, है ना. सो Why should we care about it? This is because our entire world is made up of atom. क्योंकि डियर स्टूडेंट, हर चीज़ आपकी बुक से लेकर, आपके बॉडी से लेकर, आपकी चद्दर से लेकर, आपकी हर टीवी से लेकर, हर चीज़ एटम का बना है. हर चीज़, जो भी मैटर इस संसार में है वो एटम का बना है. भले ही आप अपना मैम प्लास्टिक भी एटम का बना है, हाँ बिल्कुल बना है ना. आप कोई भी बच्चे होते हैं ना पूछते हैं, तो इससे मैं डियर स्टूडेंट आपको बता रही हूँ कि हर चीज़ जो भी संसार में है, सारे मैटर, बिस्कुट, नमकीन, कुछ भी उठा लो, सब एटम के बने हैं. स्मॉलेस्ट यूनिट, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट. ठीक है, नेक्स्ट डियर हम लोग आते हैं व्हाट इज़ एन एटम. मतलब ये तो हमने पढ़ लिया. अब डियर नेक्स्ट आते हैं हम लोग. वी मे नॉट बी एबल टू सी देम बट दे आर देयर एंड कॉन्स्टेंटली इफेक्टिंग वट एवर वी डू. हम लोग भले ही डियर उनको देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो वहाँ हैं, है ना. और वो जो कॉन्स्टेंटली जो है हमारा काम में इफेक्ट कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं. ठीक है, दो मॉडर्न टेक्निक्स वी कैन नाउ प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ सर्फेसिस ऑफ एलिमेंट्स शोइंग एटम्स. इससे आपको पता चलेगा कि एटम्स सच में एग्जिस्ट करते हैं. इस तस्वीर को देखो, ये एक मैग्नीफाइड इमेज है. इससे भी ज़्यादा अच्छी अच्छी इमेजेस आपको गूगल में मिलेंगी मैग्नीफाइड वाली. देखना, आपको पता चलेगा एटम सच में है. भाई किसी ना किसी साइंटिस्ट ने पुराने ज़माने में ये तो नोटिस करा होगा, कुछ ना कुछ चीज़ ज़रूर ऐसी नोटिस करी होगी जिससे उनको इतनी श्योरिटी आ गई कि हाँ भाई मैटर, एटम नाम की कोई चीज़ है संसार में, है ना. ऐसे तो कोई कह नहीं देते. ठीक है, नेक्स्ट आर हाउ स्मॉल आर द what are the modern day symbols of atom of different element. मॉडर्न डे सिम्बल्स देखते हैं. भाई देखो, कोई भी नया चीज़ आती है, मैंने आपको पिछली बार बताया था, एक साइंटिस्ट हैं जो बड़े फेमस है, वो है मिस्टर डॉल्टन जी. ये जो साइंटिस्ट है ना, इनको बहुत ज़्यादा चुल मस्ती है. जो भी चीज़ पहले आती है, ये फटाफट अपना घुस जाते हैं, कहते हैं भाई मैं बताऊँगा सबसे पहले, है ना. तो भाई डॉल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज़ द सिम्बल्स फॉर एलिमेंट्स इन अ वेरी स्पेसिफिक सेंस. तो डॉल्टन डिस्टन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिंबल यूज़ करे थे एलिमेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक सेंस में. व्हेन ही यूज सिंबल फॉर एन एलिमेंट, ही ऑल्सो मेंट अ डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ द एलिमेंट, दैट इज वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट. Berzelius suggested that the symbols of atom made from one or two letters of the name of the element. तो अब देखो डियर स्टूडेंट, डॉल्टन ने क्या करा, जब डॉल्टन आए थे तो उन्होंने क्या करा, डिफरेंट शेप्स दिए, है ना. जैसे हाइड्रोजन को उन्होंने जो है ये डॉट से रिप्रेजेंट किया, है ना. डॉल्टन ने जब डॉल्टन आए थे, जब उन्होंने अपना मैथड सजेस्ट किया था कि भाई कैसे सिंबल हमें बनाने हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे सिंबल बनाते हैं, ऐसा किसी को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, कार्बन को ऐसे रिप्रेजेंट करा उन्होंने, है ना. तो ऐसे करके उन्होंने डिफरेंट मटेरियल्स को रिप्रेजेंट करा. ऑक्सीजन को खाली एक गोल और फॉस्फोरस को ऐसा बनाना. अब देखो डियर स्टूडेंट कि मतलब
ड्राइंग की बात नहीं है, लेकिन यार किसको याद रहेंगे ऐसे सिंबल्स, है ना, किसको याद रहेंगे कि भाई मर्क्यूरी में हमें चारों साइड बाउंड्री में डॉट डॉट बनाने थे, गोल्ड में ना स्ट्राइक्स जैसे बनाने थे, है ना, किसको याद रहेंगे ये साइड चीज़ें, नहीं रहती ना याद, कि भाई ड्राइंग करते ना याद ही ना रहे। एस बिल्कुल इतना क्रिएटिव बना है सिल्वर में, लीड में भी एल इतना क्रिएटिव, कॉपर इतना क्रिएटिव, ये तो लोगों से होता नहीं। तो जो नेक्स्ट बंदे आए इस चीज़ में वो आए आपके बर्जीलस। बर्जीलस ने क्या करा, उसने सजेस्ट किया कि भाई सिंबल जो है एलिमेंट के थोड़े सिंपल रखने चाहिए, एक या एक दो लेटर जो नेम है एलिमेंट का उससे बनाने चाहिए। तो बिगनिंग में जो नेम थे एलिमेंट के वो डिराइव करे गए थे नेम ऑफ द प्लेस, है ना, प्लेस से, जहाँ से वो आते हैं वो प्लेस से उन्होंने डिराइव करे, ठीक है, फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे वॉज फाउंड। फॉर एग्जाम्पल द नेम ऑफ कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम सिप्रस, ठीक है। तो मतलब एलिमेंट्स का नेम कॉपर जो है कहाँ से दिया गया था, सिप्रस से, सिप्रस प्लेस में कॉमन कॉपर आया था तो भाई सबसे उसका नाम कॉपर पड़ गया, है ना। सम ऑफ द नेम्स वर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर्स, एग्जांपल गोल्ड, गोल्ड मतलब गोल्ड का जो है इंग्लिश में मीनिंग होता है येलो, है ना, तो मतलब कलर्स की वजह से भी दे दिया गया था नाम, है ना। नाउअडेज IUPAC मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब देखो डियर स्टूडेंट, इज एन इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन इन विच अप्रूव्स नेम्स ऑफ एलिमेंट, सिम्बल्स एंड यूनिट्स, सो विच गिव्स, ठीक है, विच प्रूव्स अप्रूव्स, ठीक है, तो वो ये अप्रूव करती है। मैनी ऑफ द सिम्बल्स आर फर्स्ट 1 और 2 लेटर्स ऑफ द एलिमेंट। अब देखो ज़्यादा सिम्बल्स जैसे इस तरह डिज़ाइन करे गए कि भाई फर्स्ट 2 लेटर्स ऑफ द एलिमेंट ही लिखा जाएगा, ठीक है, फर्स्ट 2 लेटर्स ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, फर्स्ट या सेकेंड या ऐसे करके ये लोग लिखते थे। द फर्स्ट लेटर ऑफ सिंबल इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर, और जो सेकेंड लेटर था वो हमेशा स्मॉल में लिखा होता था। इसलिए डियर आप देखते होगे कॉपर को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, C कैपिटल U छोटा, है ना, तो सेकंड सिंबल हमेशा छोटा लिखा जाता था। CU मतलब क्या हुआ, कॉपर, ठीक है। तो आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, सॉरी मैंने 2 लिख दिए गलती से, कॉपर, ठीक है डियर, अब आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट डियर यहाँ पे क्या दिया है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन H, एल्यूमिनियम AL, नॉट AL, कैपिटल नहीं लिखना होता, ठीक है। कोबाल्ट CO, नॉट CO, दोनों को कैपिटल नहीं है, CO तो आपकी वो बन जाएगी ना कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, तो ये ध्यान रहे। सिम्बल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म फ्रॉम फर्स्ट लेटर ऑफ ए नेम एंड लेटर अपेयरिंग लेटर इन द नेम, जैसे फॉर एग्जाम्पल जिंक, जिंक का क्या होता है Z और N, ऐसे ही जैसे क्लोरीन Cl, है ना। Some other have been taken from the name of elements in Latin, German और Greek, जैसे आयरन का आपने क्या देखा होगा, आपने देखा होगा आयरन का क्या होता है डिस्टिन। अच्छा देखो ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, क्योंकि आयरन का सबको पता होना चाहिए। अच्छा आपकी बुक में दिया है ऑलरेडी, मैं सोची थी आपका बुक में आयरन दिया नहीं है तो मैं आपको होमवर्क दे देती कि भाई आयरन को सिंबल जो है वो फेरम क्यों कहते हैं, ठीक है, बिकॉज उसका लैटिन नेम फेरम था इसलिए, ठीक है, इसलिए उसका सिंबल भी F ही पड़ गया। इसी तरह डिस्टेंस सोडियम का Na क्यों पड़ा, मैम बहुत बच्चे पूछते हैं मैम पीरियोडिक टेबल में ना सारे एलिमेंट्स का फर्स्ट लेटर होता है, सोडियम का Na क्यों पड़ा, बिकॉज जैसे सोडियम का लेटिन नेम था नेट्रियम। ऐसे करके बहुत सारे सिंबल्स हैं, जैसे आयरन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम के क्योंकि उसका ग्रीक नेम था कैलियम, है ना, तो इसकी वजह से, ठीक है, एलिमेंट हैज़ अ नेम एंड अ यूनिक सिंबल, केमिकल सिंबल, ठीक है। passage of time and repeated uses you will automatically be able to produce the symbols, ठीक है, मतलब repeated यूज़ करोगे तो मतलब तुम्हें रट जाएगा, यही कहना चाहते हैं बुक वाले, इनडायरेक्टली कह रहे हैं, ठीक है, कि मतलब रट लो क्योंकि काम आएगा डी में, क्योंकि क्लास 10th में तो वैसे भी आपको पीरियोडिक टेबल याद करनी पड़ेगी, ठीक है। एटॉमिक मास में आ जाते हैं फटाफट, एटॉमिक मास भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स हमारा। The most remarkable concept that Dalton atomic theory proposed was that of atomic mass, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी ने प्रपोज किया था वो था डियर स्टूडेंट एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू डेम ईच एलिमेंट हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक मास। अब उनके अकॉर्डिंग डियर स्टूडेंट हर एक एलिमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास होता था, और द थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन सो वेल दैट द साइंटिस्ट वर प्रमोटेड टू मेजर द एटॉमिक मास ऑफ द एटम। क्योंकि भाई लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन की थ्योरी इतनी बढ़िया थी कि साइंटिस्ट को बोला गया था कि भैया आप एटॉमिक मास ऑफ एन एटम में काम करो,
ठीक है। सिंस डिटरमाइनिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम वॉज रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क, रिलेटिव एटॉमिक मास वर डिटरमाइंड यूजिंग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड कंपाउंड्स फॉर्म एंड द कंपाउंड फॉर्म। देखो डियर स्टूडेंट, क्योंकि देखो एक इंडिविजुअल एटम का मास पता करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क होता था, इसलिए जो है रिलेटिव एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता था। अभी आप समझ जाओगे, चिंता मत करो, आके मैं रिलेटिव एटॉमिक मास से क्या कहना चाहती हूँ, अभी आप अच्छी तरह से समझ जाओगे, डोंट वरी। अभी आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आ रहा है वाटरमेलन वाला, वैसे भी गर्मियों का टाइम है, बहुत अच्छी तरह समझ जाओगे, ठीक है, चिंता मत करो, वरना मैं कोई और एग्जाम्पल लेके आऊँगी, वो भी उस किसी तरह आपको क्लियर करवा के छोड़ूंगी, ठीक है। तो रिलेटिव एटॉमिक, बिकॉज एक छोटा, इतना छोटा तो एटम, उसका आप लोग मास निकालोगे तो भाई मुश्किल तो था ही काम, है ना। तो भाई लोगों ने कहा कि भाई चलो रिलेटिव मास का कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई करते हैं। आखिर रिलेटिव मास का कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगी, ठीक है। व्हाट डिटरमाइन यूजिंग द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस एंड द कंपाउंड्स फॉर्म। लेट अस टेक फॉर एग्जांपल द कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो डियर, फॉर सपोज मान लो हमने कार्बन मोनोऑक्साइड लिया है CO, फॉर्म बाय कार्बन एंड ऑक्सीजन। CO किससे बना होता है, देखो मैंने आपको बताया था ना कैसे केमिकल बना, वो बताते हैं। जैसे CO है तो इसका मतलब एक कार्बन, CO मतलब एक कार्बन का एटम प्लस ऑक्सीजन का एटम, ये दोनों एक साथ अलाइंड है, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग। सो यहाँ पे CO was formed from carbon and oxygen. It was observed experimentally that 3 grams of carbon combines with 4 grams of oxygen to form CO. तो ये ऑब्जर्व करा था कि 3 ग्राम ऑफ कार्बन जब कंबाइन होते हैं 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तब CO प्रोड्यूस होता है। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि CO प्रोड्यूस करने के लिए हमें लगते हैं 4 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 3 पार्ट्स ऑफ कार्बन, राइट। ये कहना चाह रहे हैं। In other words, carbon combines with 4/3 times its mass of oxygen. 4/3 times its mass of oxygen. इसका मतलब डियर स्टूडेंट ये हुआ, आप ध्यान से समझना मेरी बात को। मतलब ये एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया था कि 3 ग्राम के कार्बन को जब हम 4 ग्राम के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, CO मिलता है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है। इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स, जो कार्बन है वो कंबाइन करता है 4/3 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ ऑक्सीजन के। 4/3 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ ऑक्सीजन में जब कार्बन कंबाइन करेगा तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान से सुनना, 4/3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ जब कार्बन कंबाइन होगा, ठीक है। कार्बन कंबाइंस विथ 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन, 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ठीक है डियर। तो ये चीज़ आपको बताएगी। लॉज ऑफ कांस्टेंट, लॉज ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन अप्लाई करो यहाँ पे, ठीक है। क्या बोला है, इन अदर वर्ड्स कार्बन कंबाइंस 4/3 टाइम्स इट्स मास, 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सपोज वी डिफाइन अ एटॉमिक मास यूनिट अर्लियर एब्रीवेटेड एज MU, AMU, ठीक है। अर्लियर हमने क्या डेवरीवेट करी थी, AMU डेवरीवेट करी थी। बट अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट IUPAC यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये चीज़ डिस्टेंट एटम और मॉलिक्यूल वाले टॉपिक है ना, ये अच्छी तरह समझना, बिकॉज जिसे अच्छी तरह से समझ जाओगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ पाओगे तो मुश्किलें आ जाएंगी, ठीक है बेटा। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि जो चीज़ मैं बोल रही हूँ यहाँ पे अच्छी तरह समझो, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह चीज़ें समझ में आए, ठीक है बेटा। आई होप समझ रहे होगे आप लोग। अभी समझ में नहीं आया CO वाला एग्जांपल, CO वाले एग्जांपल को भूल जाओ, वाटरमेलन वाले एग्जाम्पल समझेंगे। अगर उससे भी समझ में नहीं आया, मैं अपना कोई एग्जांपल लाऊंगी, ठीक है, चिंता मत करो लेकिन, ठीक है। तो मतलब वी डिफाइंड द एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट पहले तो क्या थी, AMU थी, पर अब IUPAC के रिकमेंडेशन से वो U ही हो गई, खाली अनडिफाइंड मास, ठीक है। एज इक्वल टू मास ऑफ 1 कार्बन एटम, देन वी वुड यहाँ पे क्या लिख रहा है, असाइन कार्बन, अच्छा यहाँ पे नीचे लिख रखा है, वी वुड असाइन कार्बन एन एटॉमिक मास ऑफ 1.0 U एंड ऑक्सीजन एन एटॉमिक मास ऑफ 1.33 U।
However, it is more convenient to have these numbers as a whole number because भाई कौन चाहेगा भी डेसिमल नंबर लाएं और कैलकुलेशन को और भी ज़्यादा मुश्किल बनाएं, है ना। तो डेसिमल में जब आंसर आने लगे, रिलेटिव मास का सबसे पहले कॉन्सेप्ट लगा। शुरू में क्या कहते हैं, रिलेटिव मास किसका लिया गया था, हाइड्रोजन का लिया गया था, लेकिन हाइड्रोजन का रिलेटिव मास से जो है क्या आ रहा था आपका, डेसिमल में आ जा रही थी यूनिट्स। और भाई डेसिमल में यूनिट कौन पाएगा, है ना, सबको भाई कैलकुलेशन ईजी करनी थी। तो कार्बन क्या लिया गया, कार्बन को एक अच्छा चीज़ ली गई। ऑक्सीजन को भी लिया गया था बट ऑक्सीजन को भी रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यूज़ आ रही थी। तो बाद में कार्बन लिया गया। अब कार्बन के भी डिएस्टोन 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 1, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, है ना। लेकिन कार्बन 12 लिया गया था, ठीक है, कार्बन 12, ठीक है डिएस्टोन। तो अभी अच्छी तरह समझ जाओगे, अभी चिंता मत करो, आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी, ठीक है। तो कार्बन लिया गया था बिकॉज वैल्यू डेसिमल में आ रही थी, इसलिए कार्बन असाइन किया गया था। While searching for various atomic mass units, scientists initially took 1/16 of mass of an atom naturally occurring oxygen as a unit. This was considered relevant due to 2 reasons. पहले फिर ऑक्सीजन लिया गया था। ऑक्सीजन रिएक्टेड विद लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्म कंपाउंड, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ क्या कहते हैं मतलब लार्ज एलिमेंट्स के साथ जो है रिएक्ट करता है और कंपाउंड फॉर्म करता है, तो इसलिए ऑक्सीजन को हटाया गया। दूसरा क्या था कि भाई अच्छी तरह चीज़ें भी नहीं आ रही थी, है ना। दिस एटॉमिक मास यूनिट गिव मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एज अ होल नंबर्स, ठीक है, most of the elements as a whole number. However, in 1961 for a universally accepted atomic mass unit, carbon I-12 isotope was chosen. भाई ऑक्सीजन को भी बाद में हटा दिया गया था क्योंकि वो बहुत सारे मेटल्स के साथ रिएक्ट कर रहा था। पहले रिलेवेंट सोचा उसको क्योंकि भाई होल नंबर में भी आ रहा था, है ना, लेकिन बाद में हटा दिया गया था। कार्बन I-12 आइसोटोप को लिया गया था एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर यूनिट और इज फॉर यूनिट, ठीक है, फॉर मेजरिंग एटॉमिक मासेस। आर एटॉमिक मास यूनिट इज atomic mass unit is mass unit equal to exactly 1/12 of the mass of one atom of carbon 12 isotope. कहना दिया ये चाह रहे हैं कि जो एटॉमिक मास था, मासेस को मेजर करने के लिए आपका कार्बन आइसोटोप 12 आइसोटोप लिया गया था। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज़ मास इक्वल, अब एक एटम का मास किसके इक्वल था, 1/12 मास किसका, कार्बन 12 आइसोटोप का 1/12 मास के इक्वल आपका एक एटम था, ठीक है। तो 1 एटॉमिक मास इज मास यूनिट इज इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ द एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप. The relative atomic mass of all elements have been found with respect to an atom कार्बन 12, ठीक है। तो मतलब सबका मास अब इसी एटम के वजह से निकाल जाता है, जैसे कार्बन 12 आइसोटोप है ना, इसकी मदद से ही सबका एटॉमिक मास जो है निकाला जाता है, ठीक है। अब देखो टेस्टर, अब इस चीज़ को समझते हैं हम लोग वाटरमेलन के आइडिया से, ठीक है। इमेजिन अ फ्रूट सेलर सेलिंग फ्रूट्स विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट विथ हिम। अब देखो समझ लो भाई, आम तौर पे डियर स्टूडेंट, जब हम सब्जी वगैरह लेने जाते हैं या कुछ भी लेने जाते हैं, हमने देखा होगा कि उनके पास एक मशीन होती है ऐसी तोलने वाली, है ना। लेकिन ऐसा सोचो कि भाई जो आपका वो है उसके पास जो है स्टैंडर्ड वेट नहीं है। अब जैसे आप लोग वहाँ जाते हो कहीं बाज़ार में ना, क्या कहते हैं, मार्केट में, जब आप मॉल्स वगैरह में जाते हो तो वहाँ पर जो सब्जी काउंटर्स होते हैं वहाँ तो बड़े बड़े अच्छे इलेक्ट्रॉनिक वगैरह होते हैं, उसमें आप ऊपर से रखते हो, नीचे से वेट लिखा देते हैं। बट आज भी कई सारे दुकानदार, कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि इसका अप्लाई करते हैं। कौन सा चीज़, ये वाली जो आपकी नापने की चीज़ होती है, ठीक है, इसका जो है यूज़ करते हैं। अब इसमें वो क्या करते हैं, वो रिलेटिव मास का कॉन्सेप्ट तो यूज़ करते हैं। वो लोग एक तरफ रखते हैं आपका जो बड़ा बड़ा आयरन का बना होता है, उसको रखते हैं वो एक जगह, ठीक है, और दूसरी जगह वो फ्रूट को रखते हैं जो आप ख़रीदना चाहते हो, है ना। दूसरी जगह फ्रूट को रखते हैं, एक जगह आप लोग एक जगह इसको रखते हैं और एक जगह फ्रूट को रखते हैं। जब आपका ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो वो आपको ये सब्ज़ी दे देते हैं। सेम चीज़ इसके केस में भी है, ठीक है। अब देखो, ही टेक्स वाटरमेलन एंड सेज दिस हैज़ अ मास इक्वल टू 12 यूनिट्स। अब ये कहते हैं, वो एक वाटरमेलन को लेते हैं और कहते हैं कि इसका जो मास है वो इक्वल है 12 यूनिट्स के। अब वाटरमेलन यूनिट्स और 12 फ्रूट मास यूनिट्स, ठीक है।
देखो वाटरमेलन का इसने क्या कहा कि वाटरमेलन का जो मास है वो 12 यूनिट्स के इक्वल है, यानी कि आप वाटरमेलन के जब 12 पीसेस करोगे एक एक पीस आपके पास निकल के आएगा। ही मेक्स 12 इक्वल पीसेज ऑफ वाटरमेलन एंड फाइंड्स द मास ऑफ ईच फ्रूट बाय ही इज सेलिंग। तो उसने 12 पीस वाटरमेलन के बनाए और हर एक फ्रूट को उससे बेच रहे हैं ना। अब आपने सोचा कि भाई चलो मैं 1 किलो सेब नहीं लेती हूँ, मैं सिर्फ 1 सेब लेती हूँ, तो उसने वाटरमेलन का आइडिया लगाया, किसने, दुकानदार ने। उसने कहा कि भाई 12 पीसेस वाटरमेलन के कर देता हूँ, एक पीस को जब रखूँगा नापने वाली मशीन में तो दूसरी जगह अगर बराबर आ गया तो बस आप सेब ले जाओ, है ना। तो इस समय पता चला कि 1/12 मास ऑफ द वाटरमेलन इज इक्वल टू 1 एप्पल्स मास, है ना। ऐसे करके आप समझो इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट इसने क्या कहा, नाउ ही सेल्स फ्रूट बाय रिलेटिव फ्रूट मास यूनिट FMU। इसी तरह डी स्टूडेंट एटॉमिक मास यूनिट AMU। इसमें कौन सा अंतर है, रिलेट करके देखो ना। रिलेटिव मास का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं हम, एटम को भी नाप कर रहे हैं, है ना। इससे कार्बन 12 का क्यों लिया गया है ये समझने की चीज़ है। कार्बन 12 इसलिए लिया गया है डी स्टूडेंट्स बिकॉज क्या सिचुएशन आ गई थी, ऑक्सीजन में भी उनका नहीं बैठ रहा था और हाइड्रोजन में भी नहीं बैठ रहा था, क्योंकि डेसिमल में वैल्यू आ रही थी, है ना, इसलिए कार्बन C12 लिया गया। जैसे AMU में क्या हो रहा है, 1/12 पार्ट ऑफ द 1/12 मास ऑफ एन कार्बन 12 आइसोटोप इज द मास एटॉमिक मास ऑफ 1 एटॉमिक मास निकलता है इस तरह से, ठीक है। तो ये सेम तरीका दुकानदार ने इस्तेमाल किया। देखो फिर से समझा रही हूँ अच्छी तरह, ये सिनेरियो को अच्छी तरह समझो, ठीक है। सपोज मान लो आपको दुकान में जाना है, आपने कहा कि अंकल नहीं मेरे को 1 किलो सेब नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ 1 ही सेब चाहिए। अब दुकानदार ने कहा मैं क्या करूँ, तो दुकानदार ने क्या करा, आपने कहा कि अंकल मेरे को 1 दर्जन सेब जो है नहीं चाहिए, उसमें से सिर्फ 1 सेब चाहिए। दुकानदार के पास रखा था एक है वाटरमेलन। अब उसने कहा कि चलो वाटरमेलन के मैं टुकड़े बनाता हूँ 12, ठीक है। तो उन्होंने 12 टुकड़े बनाए और आपने बगल में एक एप्पल रखा और जो 12 टुकड़ा है वाटरमेलन का वो एक एप्पल के इक्वल आ गया। तो दुकानदार ने आपको एक एप्पल दे दिया। इसमें दुकानदार ने करा क्या, इसमें दुकानदार ने यूज़ करा रिलेटिव मास का कॉन्सेप्ट। दुकानदार ने वाटरमेलन के 1/12 मास को आपके एक एप्पल के मास से कंपेयर करा, कहा कि भाई वाटरमेलन का 1/12 पार्ट है। सपोज मान लो पूरा वाटरमेलन जो है डियर स्टूडेंट्स कितने का होगा, पूरा एक वाटरमेलन आपका होगा 30 रुपये का, या फिर मान लो एक वाटरमेलन पूरा 60 रुपये का होगा। तो 1/12 कितना का होगा वाटरमेलन का, 1/12 पार्ट ऑफ द वाटरमेलन कितने का होगा, 5 रुपये का होगा ना। एक पीस वाटरमेलन का 1/12 पार्ट 5 रुपये का होगा, एक टुकड़ा अगर आप खरीद रहे हो। तो फिर जो है एप्पल को उससे नापा, फिर एप्पल का जब वेट बराबर आ गया तो दुकानदार ने आपको एक एप्पल 5 रुपीज़ का दे दिया। तो इसी तरह रिलेटिव मास का कॉन्सेप्ट जो है डियर स्टूडेंट आपका केमिस्ट्री में भी यूज़ होता है। अगर आपको इस एग्जांपल समझ में ना आया हो तो मेरे को कमेंट में लिख के बताओ, मैं नेक्स्ट एग्जांपल लाऊंगी अपने नेक्स्ट सेशन में, या फिर नेक्स्ट सेशन में पूरा एटॉमिक मास में ही बनाऊंगी, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। Similarly, the relative atomic mass of an atom of an element is defined as an average of mass of an atom as compared to 1/12 of the mass of the carbon C12 atom, ठीक है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह आपको यहाँ पे एटॉमिक मास की यूनिट्स दी है, बिकॉज ये याद करनी बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहती हूँ पीरियोडिक टेबल याद करना स्टार्ट कर दो। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का 40, ठीक है। तो इस तरह अब नेक्स्ट आता है हाउ डू एटम एग्जिस्ट। Atoms of most of the elements are not able to exist independently. Atoms form molecules and ions. These molecules or ions aggregate with large number to form matter that we can see, feel or touch. देखो एटम्स जैसे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे मॉलिक्यूल्स, आयंस वगैरह जो कंबाइन होते हैं फिर एक मैटर आपका बनाते हैं जिसको आप फील टच कर सकते हैं, है ना। ये रहा आपका ये एटम, 3 एटम कंबाइन हुए बनाया मॉलिक्यूल्स बहुत सारे कंबाइन हुए, मॉलिक्यूल्स फर्दर डिवाइड हो जाते हैं 2 पार्ट में, या तो एलिमेंट बनाएंगे या कंपाउंड बनाएंगे, है ना। आयंस की भी बात करूंगी नेक्स्ट सेशन में जब मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन भी होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। लेकिन कमेंट बॉक्स में आज एक चीज़ बता दो कि भाई समझ में आया कि नहीं आया ये एटॉमिक मास वाला कॉन्सेप्ट। अगर नहीं आया तो अगले वीडियो में मैं आपको एटॉमिक मास दूसरे एग्जाम्पल समझाऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।